हमारा ये टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशन स्टेट कैसे बने। तो हमें पता है कि जर्मन, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो थे पहले किंगडम्स या टेरिटरीज में बटे हुए थे और यहाँ पर जो है ड्यूचेस और कैंटन्स चलते थे और यहाँ पर जो रूलर्स थे उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी, यानी कि बहुत सारी टेरिटरीज थी। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंदर में आती थी और उनकी जो टेरिटरीज थी वो भी बहुत डाइवर्स पीपल से भरी हुई थी, यानी कि वहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे जो अलग अलग भाषा, लैंग्वेज, लिटरेसी और सब वहाँ की अलग अलग थी। पर इसके बाद उन्होंने जो है ऐसा नहीं समझा कि वो लोग सारे जो लोग हैं आइडेंटिटी या फिर कॉमन कल्चर फॉलो करते हैं और वो सब लोग अलग भाषा बोलते थे और सारे इथनिक ग्रुप्स यानी कि अलग अलग से भाषा बोलते थे और उनके जो धर्म थे वो भी अलग अलग थे। और जो हैम्सबर्ग एम्पायर जो था उसने ऑस्ट्रेलिया, हंगरी के ऊपर बहुत साल तक रूल किया था और वहाँ पर जो है पैच वर्क हुआ करता था और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और पीपल में जो था पैच वर्क हुआ करते थे। इट इंक्लूड्स एल्पाइन रीजन, ट्राइलॉर, ऑस्ट्रेलिया एंड सुडनलैंड एज वेल एज बोमाइन। और ये जो है यहाँ के नेशंस के कुछ नाम दिए हुए वेयर द एस्ट्रोक्रेसी वर प्रीडोमिनेंटली। और यहाँ पर एस्ट्रोक्रेसी जो थी उसको बहुत डोमिनेट किया जाता था और जर्मन स्पीकिंग को भी किया जाता था। इट ऑल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, लॉम्बार्डी एंड वेटनिया। और हंगरी की जो हाफ पॉपुलेशन थी वो माइगर बोलती थी और उसके अलावा दूसरे जो हाफ पॉपुलेशन थी वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलती थी, यानी कि उनकी बोली जो थी वो भी अलग अलग थी। गैलिशिया में जो एस्ट्रोक्रेसी जो थी वो पोलिश भाषा बोलती थी और इसके सिवा भी वहाँ पर 3 डोमिनेंट ग्रुप थे और वो लोग जो है बाउंड्रीज में रहते थे एम्पायर्स में। A mass of subject peasants people, Bohemians, Sovals to the north and Slovens in Carinolia, Counts to the south and Romans to the east। और इससे जो डिफरेंसेस थे वो बहुत इजीली मतलब सेंस करते थे पॉलिटिकल यूनिटी में और यहाँ पर एक कॉमन आइडेंटिटी लाने की बिल्कुल भी मतलब चांस नहीं थे। तो यहाँ फिर कॉमन आइडेंटिटी कैसे लाई? तो यहाँ पर जो 3 डोमिनेंट ग्रुप थे वो थे जर्मन, पोलैंड और इटली। ये 3 जो थे डोमिनेंट ग्रुप थे। और फिर यहाँ पर आता है द एस्ट्रोक्रेसी द न्यू मिडिल क्लास। तो सोशली और पॉलिटिकली जो था लैंडेड एस्ट्रोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। तो एस्ट्रोक्रेसी जो थी वो हमेशा से ही डोमिनेंट क्लास रही थी पूरे कॉन्टिनेंट में और जो मेंबर थे इस क्लास के वो लोग बहुत ही यूनाइटेड थे, आपस में उनकी बहुत ही एकता थी और इसके कारण वो जो है सारे जो कॉमन वेज थे और उनके आसपास जो भी रीजनल डाइवर्शन था उसको भी भुलाकर एक साथ अच्छे से रहते थे और उनकी एकता बहुत थी। और वो जो थे हमेशा जो स्टेट होता था ईस्ट स्टेट उसके कंट्री साइड पे रहते थे और उनके जो है टाउन हाउसेस भी हुआ करते थे और वो लोग जो है फ्रेंच बोला करते थे और उनकी डिप्लोमेसी जो थी वो सोसाइटी में बहुत ही हाई डिप्लोमेसी थी। और उनकी फैमिलीज़ जो थी वो कनेक्टेड थी टाइज ऑफ मैरिजेस, यानी कि उनकी जो अगर फैमिली है तो उनके किसी दूसरी फैमिली से, एस्ट्रोक्रेसी की किसी दूसरी फैमिली से उनके यहाँ पर शादी करवा दी जाती थी, उससे जो है उनके रिश्ते और भी अच्छे होते थे और इससे जो पावरफुल एस्ट्रोक्रेसी जो है वो और पावरफुल होती गई। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो भरी थी पीजेंट्स लोगों से। वेस्ट में द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। जो वेस्ट का जो पार्ट था वहाँ पर स्मॉल ऑनर्स या पीजेंट्स लोग रहते थे और ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में जो थे वो लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट ईस्टेड बाई कल्टिवेटेड सर्फ। तो यहाँ पर जो है सर्फ्स लोग रहते थे वेस्ट में इन वेस्टर्न पार्ट्स एंड सेंट्रल यूरोप। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्स। तो जो वेस्टर्न पार्ट जो था और सेंट्रल यूरोप उसमें जो है ग्रोथ आ रही थी क्योंकि उसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और वहाँ पर जो है ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ पर जो है ग्रोथ ऑफ
टाउन्स भी हो रहा था, और वहाँ की जो कमर्शियल क्लास थी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, और उनके जो प्रोडक्शन था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और इंक्रीज़ हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बिगिन हुआ था इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, लेकिन फ्रांस और जो जर्मन के जो स्टेट्स थे वो आए थे बाद में 19th सेंचुरी में। तो इसके कारण जो है एक न्यू सोशल ग्रुप आया था सामने, जिसे कहा गया था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास। और जो ये मिडिल क्लास थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजिस्ट बनाए थे, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स। तो जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो था वो ग्रुप्स जो थे वो स्मॉल थे नंबर में 19th सेंचुरी तक। उसके बाद में जो थे वो लोग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास बन चुके थे, और इसके कारण जो है नेशनल यूनिटी जो है फिर बढ़ चुकी थी, और जो एस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस थे उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। कि लिबरलिज्म जो था वो नेशन में जो वो किसके लिए वो क्या अहमियत रखता था। द आइडिया ऑफ national unity in the 18th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। तो 18th सेंचुरी के दौरान या 19th सेंचुरी के दौरान सबको जो था लिबरलिज़म चाहिए था, और उन्हें ये आइडियोलॉजी बहुत अच्छे से पता थी। और ये लिबरलिज़म जो वर्ड है ये आया है वर्ड लैटिन शब्द से, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, और इसका लिबरल का मतलब होता है फ्री, और फॉर द न्यू मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास के लिए जो है वो लिबरलिज़म होता था कि उन्हें जो है इक्वलिटी दी जाए हर एक इंडिविजुअल को, और उनके लिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो जाए। और पॉलिटिकली इट एम्फसाइजेस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि जो पॉलिटिकली ये लोग चाहते थे कि इन्हें कोई भी रोक टोक ना किया जाए, और ये जो गवर्नमेंट बनाए या इनके जो भी रूल्स हो उन्हें फॉलो किया जाए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज़म जो था वो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी था, यानी कि ऑटोक्रेसी फिर उस टाइम पे ख़त्म हो रही थी, और जो सारे प्रिविलेजेस थे वो भी ख़त्म हो गए थे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन नया आ चुका था, और उनके पास एक गवर्नमेंट था जिसमें फिर वो लोग पार्लियामेंट भी उन्होंने बना ली थी। 19th सेंचुरी रिबलर्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉल्बिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये लोग जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी इसका भी इनवॉलेंस करते थे। और जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ थी वो ज़रूरी नहीं थी कि सबके लिए यूनिवर्सल सफरेज हो। तो उसका सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट। तो पहले आपको पता होगा कि फ्रांस में जो है सबको वोट नहीं दिया जाता था, पहले वहाँ पर बस एक्टिव सिटीज़न ही वोट देते थे। लेकिन एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी थी, और उसमें राइट टू वोट और जो लोग हैं उन्हें इलेक्ट करने की परमिशन ग्रांट हो गई थी। और जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे वो लोग बस वोट देते थे, और जो लोग जो मीन जो थे विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो वुमेन को और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उन्हें पॉलिटिकल राइट से दूर रखा जाता था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन्स डिड ऑल मेल्स एंजॉय सफरेज। तो जो जैकोबिन क्लब्स जो थे उसके अंदर ही जो मेल्स थे उन्होंने राइट टू वोटिंग जो थी एंजॉय की थी। और जैसे ही नेपाली कोड जो था वो वापस लिमिटेड सफरेज में आया था, तो जो वुमेन थी वो रिड्यूस हो चुकी थी स्टेटस ऑफ माइनर से, कि वो लोग मतलब माइनॉरिटी में आते हैं। और उसके बाद जो था उन्हें अथॉरिटी मिल गई थी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। और इसके बाद थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी जो वुमेन और नॉन ओइंग जो लैंड मीन थे वो लोग भी अब राइट टू वोट कर सकते थे, और वो लोग भी अब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मांग सकते थे। और इकोनॉमिक स्पीयर में यानी कि कमर्शियल क्लास जो थे वो लोग चाहते थे कि उनके लिए जो है ये लिबरलिज्म हो कि उन्हें कोई भी रोक टोक ना करे, और उनके लिए एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड हो जाए, कि ताकि वो लोग मतलब किसी भी स्टेट में जाए तो उनसे ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए, और उनकी जो जब भी वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाए तो ना ही उन्हें कोई टैक्स देना पड़े, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके अपना कमर्शियल गुड्स के लिए।
और 19th सेंचुरी में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हुई थी एमर्जिंग मिडिल क्लास ने जो की थी। तो जैसे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन जो थे वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में थे, तो पहले वो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में थे। उसके बाद नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट, फिर उसके बाद नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आ चुके थे और इससे जो है स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ और नेपोलियन के अंदर मतलब यहाँ पर जो थे 39 स्टेट्स थे, ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ओन करेंसी। और इनके बाद जो थी ना हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, कि जैसे कि 39 स्टेट्स थे तो उनकी 39 अलग अलग करेंसी होगी और उनके वेट्स और मेजरमेंट्स भी उनके सबके अलग अलग थे। तो यहाँ पर बोला गया कि एक मर्चेंट था जो ट्रैवलिंग कर रहा था 1833 में फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूमरबर्ग। तो ये जो था अपना गुड्स बेचने के लिए वहाँ से जा रहा था और उसे जो है 11 कस्टम बैरियर्स यानी कि टोल टैक्स जो था वो उसे देना था एंड पे कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ अबाउट 5%। तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पार करना था और उसे हर कस्टम बैरियर पर 5% टैक्स देना था हर एक को। तो इसमें जो थी ड्यूटीज़ जो थी हर इस पे लगती थी तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ करता था और हर एक रीजन के पास अपना अपना सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि उनका अलग मेजरमेंट होगा, अलग वेट्स होगा। तो इसके कारण जो था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती थी। और जो मेजर था क्लॉथ का, जैसे कि वहाँ के मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ को बोला जाता था LA। तो जो ईच रीजन में जो था इसका डिफरेंट लेंथ हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पर बोला है एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉड इन फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट में अगर वो मर्चेंट जाता था तो उसे पड़ता था 54.7 सेंटीमीटर और अगर वो न्यूमरबर्ग में जाता था तो उसे पड़ता था 65.6 सेंटीमीटर। और ऐसे जब वो अलग अलग जगह पर जाता था तो वो पैसे कभी उसे ज़्यादा देना पड़ता, तो किसी स्टेट में उसे पैसे ज़्यादा देने पर कम कपड़ा मिलता या फिर वो कम पैसे देता तो किसी स्टेट में उसे ज़्यादा कपड़ा मिलता। तो ऐसी कंडीशन में जो है बहुत ही मुश्किल आ रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए और जो ग्रोथ था कमर्शियल क्लास का वो भी बहुत मुश्किल से हो रहा था और वो हो भी नहीं पा रहा था ज़्यादा। तो इसके लिए उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई और इसके बाद जो था एक इनहेरेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि आपस में जो है वो लोग गुड्स का लेन देन कर सके और कैपिटल भी उनका अच्छा हो। तो इसके लिए जो कमर्शियल क्लास था सबसे पहले एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप बना था 1834 में कस्टम ऑफ यूनियन या फिर उसे बोला जाता था ज़ोल्वरिन जो था वो बनाया गया था 1834 में। ये इनिशिएटिव था जो बनाया गया था प्रशिया ने, और प्रशिया जो था वहाँ का मेन जो बोल सकते हैं मेन होता था प्रशिया। और उसके बाद में जो है मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स भी उसके साथ में जुड़ गए थे। जो यूनियन था उसने अबॉलिश किया ट्रैफिक बैरियर्स को और जो नंबर्स थे बैरियर्स के ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, जो करेंसीज जो थी वो रिड्यूस की गई 30 से 2 पर। और ये जो क्रिएशन ऑफ नेटवर्क बना और ये जो है रेलवेज और सिमुलेटिव मोबाइलिटी से जो है इसका और इंटरेस्ट बढ़ा और इससे जो है थोड़ी सी नेशनल यूनिफिकेशन भी आ पाई। फिर अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो इससे जो है नेशनल सेंटिमेंट्स भी ग्रो हुए टाइम के साथ में।